कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आप लोगों के लिए 2 दिन बचे हैं, फ्राइडे सैटरडे, जिस पे कि आप काम कर सकते हो या जितना आपने काम किया था उसका फाइनल कंक्लूजन इन 2 दिनों में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यानी आज का दिन, कल का दिन और परसों। आज अब देखो 11 साढ़े 10 11 बजे आपको वीडियो मिल पा रही होगी और जैसे ही वीडियो मिलेगी उसके बाद आधा दिन तो वैसे ही कट गया। तो 2 दिन बचे हैं बच्चों, फ्राइडे और सैटरडे। फिर संडे को तो आपका एग्ज़ाम ही है 11 बजे से। पिछले 1 डेढ़ साल से जिस चीज़ के लिए लगे थे उसका जो है फाइनल इम्तिहान जो है अब सामने आपका आ चुका है और देखते हैं कि आप कैसा उसमें प्रदर्शन कर पाते हैं। उम्मीद रखिए कि आप अच्छा ही प्रदर्शन कर पाएंगे। और क्लासेस न देने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट दिया गया है वो मोर देन इनफ है। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि मोर देन इनफ है। तो ज़बरदस्ती का इस टाइम पे पढ़ाना, इस टाइम पे नई नई चीज़ें देना, वो आपके लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे क्लासेस ना दूँ आपको तो एटलीस्ट आप जैसे परीक्षा वाणी जो मैंने कल आपको काम दिया था उसको रिवाइज कर पा रहे होंगे, या मैंने आपको जो भी आपको कल बताया था कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उसको आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो 1 2 3 क्वेश्चन अगर हो सकता है कि आपका उससे मिल जाए तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, बाकी ये मत सोचता कि सर ने 30 डेज जीएस क्लासेस में हमारे 19 ही क्लासेस कराई, 11 क्लासेस अभी नहीं। वो 11 क्लासेस आगे तो कंटिन्यू रहेंगी जो आगे के एग्जाम होंगे, लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या है ना बच्चों, जब सामने एग्जाम आ जाता है तो उस चीज़ को देना, उस चीज़ को कंटिन्यू करना वो सही नहीं है। क्योंकि 40 नंबर का जहाँ आपका उत्तराखंड है, 20 नंबर की जहाँ आपकी हिंदी है और लगभग 10 से 12 नंबर का कंप्यूटर और करंट अफेयर है, यानी जो भी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लगभग 5-7 नंबर की रीजनिंग है, तो बचता है 20-25 नंबर का खेल, वो है आपका जीएस। उसमें भी आप 15-16-17 क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं भी बन पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत या इससे ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो काम किया है उसको आप सही तरीके से डाइजेस्ट करके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाइए और एग्जाम को सही तरीके से करके आइए। ठीक है, अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि किसी भी केस में OMR सीट गलत मत भर के आना। 3 दिन प्रैक्टिस कर लो। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी माइनर, इतनी छोटी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हैं, बताइए। ये बहुत हल्की हल्की मिस्टेक होती हैं और वहाँ जाके आप बहुत बड़ी बन जाती हैं। आपको ये समझ ही नहीं आ पाता। कई जगह रोल नंबर की जगह कभी कहते हो सर ये कर दिया, फिर कहते हो सर मैंने रोल नंबर की जगह गलत भर दिया तो कट लगा दिया, फिर मैंने ये कर दिया। कभी कहते हो सर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो होती है वो ABCD जो भी है, जो नंबर होता है वो छूट गया। बच्चों ये कभी भी इस प्रकार की चीज़ें, देखो पेपर तो बाद में चेक होगा ना, पहले तो वो आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेक होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसा नाम वगैरह नहीं बनना होता वहाँ। आपका रोल नंबर मेन चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो होती है, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाकी परीक्षा केंद्र का नाम अगर आगे पीछे हो भी गया तो वो चल जाता है, इतना ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं OMR सीट भरना आता है तो मार्केट जाके या कहीं से भी किसी से एडजस्ट करके OMR सीट मंगा लीजिए और उसको सही तरीके से भर लीजिए। ठीक है, और ये इस बार गलती मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि आप लोग OMR सीट भी गलत भर के आए हैं या आपका कुछ मिस्टेक हो चुका है। ऐसी गलती मत करना। फिर आयोग को आप पत्र लिखो, कुछ करो, कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो मैं किसी से, अगर किसी ने मुझसे एग्जाम के बाद ये कह दिया कि सर मेरा बाकी तो सब सही था सर, OMR में ये हो गया वो गया, सर क्या होगा, किसी का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को मैं न रास्ता बताऊंगा ना कुछ, क्योंकि उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अभी भी वक्त है, 2 दिन है, सोच समझ के वहाँ OMR सीट में जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, अपनी जो डिटेल भरनी होती है उसको सही तरीके से आपको भर के आना है। ठीक है, बाकी सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका एग्जाम। देखिए फिर बच्चे यही करेंगे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या करने चाहिए। आप सभी को पता है कि बच्चों 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का जब पेपर होता है तो कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या अटेम्प्ट करने हैं, ये अंतिम क्षण में जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच के फाइनल कर रहे होगे, लगभग आपका आधा घंटा बचा होगा, यानी 12:30 1 बजे तक छूटेगा ना पेपर, 12:30 बजे आपको पता चलेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने, वो अभी से पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपसे फिर वही रणनीति बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे किस तरीके से पेपर को डील करना है। ठीक है, देखिए आपका सबसे बड़ा अप्रोच क्या होना चाहिए। इतना समय है, इतना हर चीज़ था जो आपने किया, इतनी मेहनत आपने की, इतने लगन से आप लोग लगे रहे और वो सब चीज़ आपका 2 घंटे के अंदर डिसाइड होने वाला है कि आपने जो चीज़ की है ये वो कितना कारगर सिद्ध होती है, कितना नहीं होती। तो इन 2 दिनों में मैं आपसे ये कहूँगा, नेशनल करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको एक अच्छे से रिविजन कर जाना। उत्तराखंड की करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको सही से रिविजन कर जाना। परीक्षा वाणी का मैंने आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर बताया था, पहला चैप्टर वो जो 80-81 पेजेस तक वो उसने 1 लाइनर दिए, उसको सही से जितना कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा, एक बार ल्यूसेंट एमसीक्यू लगा जाना, कौन सी वाली, जो जीएस वाली है उसके जितनी तेज, क्योंकि बाकी तो मैं आपको कई बार रणनीति समझाते आया हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चनों पे हाईलाइट करना था जो आपको नहीं आते, तो अगर आपने वो हाईलाइट करके रखे तो आप सिर्फ वो पढ़ के जाओ, जो आता है उसको क्यों पढ़ के जाओगे बताओ। इसके अलावा एक बार हिंदी का जो ल्यूसेंट है उसको भी एमसीक्यू करके जाना, उसके जो पीछे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इतने से आपका माइंड जो है एक्टिव रहेगा, यानी माइंड को निराशा नहीं लगेगी, माइंड को ये नहीं लगेगा कि यार मेरा सब कुछ सुन्न हो चुका है, बैठ चुका है, क्योंकि कल फ्राइडे से ही बच्चे अपने सेंटरों को निकलना शुरू कर देंगे, जहां जहां उनके सेंटर्स होंगे वहां की वो निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई हरिद्वार के बच्चे उधम सिंह नगर जाएंगे, कई देहरादून के बच्चे उधम सिंह नगर जाएंगे, कई उधम सिंह नगर के देहरादून आएंगे, कई उधम सिंह नगर के हरिद्वार आएंगे, कई पिथौरागढ़ के उधम सिंह नगर आएंगे, कई उधम सिंह नगर के पिथौरागढ़ जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, मतलब कि कहां से कहां, कई चमोली के टिहरी जा रहे होंगे, कई टिहरी के पौड़ी पहुंचेंगे, कई पौड़ी के चमोली चले जाएंगे। तो कल से ही बच्चों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और मूवमेंट इस चीज के लिए है, सब एक उम्मीद लेके, एक आशा लेके जा रहे हैं कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, हमने बहुत मेहनत की है। बच्चों, मेहनत सभी छात्रों ने की है, मतलब जितने भी आप लोग हैं, हर कोई छात्र इतने समय से अध्ययन कर रहा है, इतने समय से मेहनत कर रहा है, और मान के चलिए कि जिसने सर्वश्रेष्ठ जो कर पाएगा, देखो पढ़ के सब जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल पे जो सर्वश्रेष्ठ करेगा चयन उसी का होगा, यानी सब चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि उन 2 घंटों में आपने क्या चीजें वहां की, आपका भाग्य ने आपका, क्योंकि अब तो भाग्य की बात आती है ना। देखो पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ के तो हर कोई जा रहा है, अब तो अंतिम क्षण है ना, आपने कितनी मेहनत की, ये अगर वो 2 घंटे के पेपर के आधार पर डिसाइड हो रहा है कि आपका चयन, तो ये मान के चलिए कि क्या आपका पढ़ा हुआ आया या नहीं आया, वहां से भाग्य शुरू हो जाता है। ठीक है, पेपर से पहले आपकी मेहनत होती है, पेपर देते समय आपका भाग्य काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई कर रहा है, अब ये देखना है कि आपकी पढ़ी हुई चीजें एग्जामिनेशन हॉल तक आई या नहीं आई। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, आपको कैसे इस चीज को डील करना है। ठीक है, 100 मार्क्स के पेपर को आप 3 सेक्शन में, आपकी पता है कि बेसिकली 3 टाइप की चीजें वहां आनी है। उत्तराखंड आपका पूछा जाना है, जीएस आपका पूछा जाना है, और उत्तराखंड और जीएस के अलावा एक सेक्शन और है जो कौन सा है आपका हिंदी, और जो ये बेसिक जो चीजें हैं करंट अफेयर तो जीएस में आ जाएगा, रीजनिंग वगैरह। ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक, ये सब चीजें आनी। बच्चों पहले फिर से मैं कह रहा हूं, जब आपके हाथ में पेपर आता है, कभी भी ये गलती मत करना। एक लड़का है, अब नाम तो नहीं लूंगा, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि ये गलती मत करना कि पहले पूरा पेपर सॉल्व करो, उसके लास्ट के आधे घंटे में गोले लगाओ। अरे कोई मैथमेटिक्स तोड़ना है वो जो आप सॉल्व करने में लगे, आपका तो सीधे है ना, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको आ रहा है, तो उसमें मान के चलिए 10 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसा नहीं होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला होगा, या तो आपको डायरेक्ट आ गया, आपको आता ही नहीं होगा। मतलब 4 विकल्प है, फैक्ट आधारित पेपर है, आप 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं, लाइक कुछ मैथ्स रीजनिंग के हो सकते हैं, मतलब रीजनिंग का पोर्शन कुछ हो सकता है, एक आध क्वेश्चन टेक्निकल हो सकते हैं, उन पे सोचना पड़ता है। उसके अलावा क्या मतलब उसमें क्या करते हो 1.5 घंटे तक पीछे सॉल्व करने में, उसके बाद लास्ट आधा घंटा में फिर कहते हो सर घंटी बज गई थी, सर जल्दबाजी में ये कर दिया, सर जल्दबाजी में वो क्या, उससे नहीं होता है भाई। पेपर हाथ में आते ही टाइम को भी बचाना है, क्योंकि अगर आपने समय को भी ध्यान में रखना है, आपको पता है कि 2 घंटे का समय है, जैसे ही हाथ में पेपर आया आप पढ़ने लगे पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो उसमें पेपर में टिक लगाने की वजह से उसमें सही तरीके से गोला लगा लो ना, किसमें, ओएमआर सीट में, एग्जैक्ट जो उसका आंसर है। तो जब आप पूरे 100 नंबर का पेपर पढ़ लोगे एक बार, जैसे आपने गए क्वेश्चन नंबर 1 से आपने पढ़ना शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 100 तक आप पहुंचे। ठीक है, तो जब आपने इस पेपर को पूरा रीड करना शुरू किया, तो क्वेश्चन 1 से 100 पहुंचने तक अगर आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते होंगे, तो ये सोचो ना, इसको पढ़ने में आपको कितना मिनट लगेगा, लगभग इसको लगेगा 30 से 45 मिनट। इसने में तो 100 क्वेश्चन पढ़ ही लोगे ना स्टार्टिंग के, तो 30 से 45 मिनट में 50 गोले भी तो लगा ले रहे हो। अब बताओ इसके बाद आपके पास कितना बचा, 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास का आपके पास समय बचता है। और उसके बाद वो 1.25 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। तो इसमें क्या होगा, आपको सोचने का भी समय मिल जाएगा, आप चीजों को सही तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप 4 के 4 विकल्पों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलो, आपने जितना पढ़ा होगा, जो भी आप पढ़ के जाने, वो 50 से 60 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आएंगे, मतलब जो डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द स्पॉट आपने कैसा तर्क लगा रखा है, आपकी पढ़ी हुई चीजें आपने कितना रिकॉल कर पाए, आपके दिमाग में कब चीज कौन सी हिट कर गई, आपने कौन सी चीज कहां सुनी थी, ये वहां पे डिपेंड करता है। किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा या रटवा कीड़ा बन के एग्जाम नहीं निकलता, क्योंकि ऑन द स्पॉट कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वहीं पे आपको एट ए टाइम वहीं पे आपको सॉल्व करने होते हैं, उसके आधार पे आपका चयन होता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए
देखिए, जब आप स्टार्टिंग से गए, स्टार्टिंग से जाने के बाद आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपका समय कितना बचा ये देखिए, एक सवा घंटा 1.5 घंटा बचा है। इनमें से इन 50 क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आप पहले के 30 से 45 मिनट में कर रहे हो, उसका आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है बाकी के 50 क्वेश्चन में। हाँ, मैं ये मानता हूं कई बच्चे रीजनिंग छोड़ देना, जैसे आप सॉल्व कर रहे होगे, रीजनिंग वाला पोर्शन इस वाले में मत करना, मतलब जैसे आप ये कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम ले लेगा आपका। तो आप सिंपली ये देखना कि मतलब किसी भी क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग वाले में दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग खर्च नहीं करना, उसको कूल माइंड। और एक चीज अपना ध्यान रखना हमेशा, इस चीज को मैं जो आपको बता रहा हूं, जब आप ये वाली अप्रोच अपनाओगे, जब आप सॉल्व करने लगोगे, तो हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे हिट करें, यहाँ पर मतलब टकराएं, जो आपको आते ही ना हो। तो उससे अपने दिमाग में, अपने शरीर में एंजाइटी जनरेट नहीं करनी है। यार क्या होगा, पता लगा यहाँ गोला मार रहे हो, पीछे वाला क्वेश्चन सोच रहे हो, अरे यार वो क्या था, वो क्या था, और यहाँ बी की जगह सी मार के आ जाओगे। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अरे भाई नहीं आता, बाई चांस कोई आपको क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत डिफरेंट टाइप की अप्रोच अपनाता था। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मैं भले ही मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम दी हैं या कुछ भी किया है, लेकिन मैंने जब भी एग्जाम दिया, जो भी किया, मैंने अप्रोच सही अपनाई। मैं क्या करता था, जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम हो बिना ऑब्जेक्टिव के, ऐसा तो कोई एग्जाम है ही नहीं कि आप बिना ऑब्जेक्टिव के फेस को पार करके दूसरे चरण का एग्जाम क्रैक कर लो, ऐसा है ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो मैं क्या करता था, बाई चांस कोई क्वेश्चन पेपर आया, सपोज किसी पेज में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है, मुझे 10 भी नहीं आया, मुझे 11 भी नहीं आया, मुझे 12 भी नहीं आया, मुझे 39, 14 नहीं आया, मैं क्या करता था, यहाँ इसको स्किप करके लास्ट पेज जहां 90 से 100 तक के क्वेश्चन होते, वहां गोले लगाने लग जाता था, वहां मेरे क्वेश्चन बन जाते थे। तो मैं क्या होता था, रिलैक्स हो जाता था, क्योंकि अगर मैं यहीं से स्टार्टिंग से ही अगर अपने दिमाग में ये बिठा लूं, यार वो क्वेश्चन तो नहीं आया, इसका मतलब यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो फिर एक डर सा जनरेट हो जाता है। तो सिंपली एक अप्रोच आपको ये अपनानी है कि आप ये देखना बच्चों कि स्टार्टिंग से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सही तरीके से बोले, और जो नहीं आता उसको अपने दिमाग में अभी इस पर डिस्कस नहीं करनी है कि यार ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका आंसर क्या होगा, यार ये क्या होगा, ऐसा कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। जब आप पूरा पेपर कर लोगे, उसके बाद पूरा पेपर करने के दौरान जब आप क्वेश्चन ऐसे देखोगे जो आपको नहीं आए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब पेपर हॉल में जाओगे, यहां से घर से निकलने तक एग्जाम हॉल तक कुछ नहीं लगेगा कि आपको मैंने पढ़ा है, मतलब आपको हर चीज लगेगी कि मुझे कुछ नहीं आता। मतलब कोई भी चीज हो, कैसी भी चीज हो, आपका आत्मा, आपका दिल ये कहेगा तुझे आता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में मिलेगा, तो पेपर हाथ में मिलने के बाद क्योंकि चीजें सिमट जाती हैं, चीजें कहां सिमट गई, चीजें क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक सिमट गई। अब यहां क्वेश्चन चीजें सिमट गई, तो अब आपका सारा का सारा माइंड क्या करेगा, इसको सोचने में। फिर आपको भी पता चल जाएगा, अच्छा चंद से तो क्वेश्चन एक ही आया है, छोड़ो बाकी क्यों पढ़ना भाई, क्या पढ़ोगे, किसने जुआ कर लगाया था, किसने जुए पे कर लगाया था, कौन मलेरिया से मरा था, ये ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे इनको पढ़ के, वहां पे रिकॉल करके कोई फायदा ही नहीं। आपको ऑन द स्पॉट वहां पे देखना है। हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगा, अभी याद आ गया मुझे, पेपर से पहले चंद वंश के कर देख के जाना। मैंने आपको जो टैक्स वगैरह कराए हैं, तो वो जो टैक्स है और चंद का प्रशासन पक्का देख के जाना है, ठीक है। मैं आपसे ये कहूंगा, चंद का प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपको चंद के टैक्स, एक चैप्टर बोलना भूल गया था मैं आपको, ठीक है, चंद के कर वगैरह ये अच्छे से देख के जाने हैं आपको। दूसरा, पंवार राजवंश जो पढ़ोगे, पंवार राजवंश के अंदर आपको क्या चीज देखनी है, जैसे जो इनके टाइम पे साहित्य लेखन हुआ, ठीक है। पंवार के टाइम पे क्या देखनी है आपको, पंवार वंश के टाइम पे साहित्य वाला, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में भले ही आप कला और साहित्य जिसको कहते हैं, चाहे आप किसी मौलाराम वगैरह की किताबें देखो, या किसके दरबार में नवरत्न थे, या किसने क्या किया, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ब्रिटिश का अगर आप देख के जाओगे, तो ब्रिटिश का आप क्या देख के जाना, भू सुधार। ब्रिटिश से क्या देख के जाना, भू सुधार। और आपको मैं अभी भी बता दे रहा हूं, आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम से, यानी 1857 से 1947 तक देश आजाद होने तक उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका थी, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन उसी फेज से बनते हैं, उसी पोर्शन से बनते हैं। तो एक बार ऊपर ही हाईलाइट करके जो भी है, मतलब जितनी तेज तीव्र गति से हो, वो देख के जाना है, ठीक है। तो देखो, इतना करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना बना है। तो आप ये नहीं कि यार मैं एक बार काउंट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो काउंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने गलत टिक किया है या मेरा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। यानी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप प्रॉपर वे में चेक करना कि आपके एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे, उसके बाद पेपर का एनालिसिस करना, ठीक है। पेपर का एनालिसिस कैसे, 5 मिनट एक लंबी सी सांस, लंबी सी हुंकार बनना, और कुछ भी नहीं होगा तो सर का नाम जरूर ले लेना वहां, सर अब मार्गदर्शन कीजिए, तो सर दिख जाएंगे आपको, आपके अगल
बगल ही सर वहां होंगे, सर मार्गदर्शन कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट की हुंकार भरने के बाद इस बार तो एग्जाम क्रैक करना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। ये पेपर है, ये पेपर ये 2 घंटे के अंदर अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो कर दिया, फिर ये पेपर मेरे हाथ से ही OMR शीट छिन गई, फिर मेरे बस की कुछ नहीं, फिर मैं इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकता। तो सोचना है कि इस 2 घंटे में ये 100 नंबर की क्वेश्चन किसी भी तरीके से गोले जो है सही लगा के आऊं। तो जब आप 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जितने भी पहुंचे एक बार काउंट कर लेना, फिर काउंट करने के बाद पेपर का एनालिसिस करना, पेपर देखना कि किस स्तर का बना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किस स्तर का बना है, हम कैसे एनालिसिस करें, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम किस तरीके से करें। इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप ये देखना कि आपकी तैयारी का लेवल क्या था। कई बच्चे ऐसे हैं जो बीपीडीओ वीडियो के साथ जो एग्जाम शुरू हुआ था वहां से मुझसे जुड़े हैं, उनका वहां पे नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने पुलिस कांस्टेबल तो चलो हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनका पटवारी का एग्जाम है, तो अब वो बच्चे उस चैन से जुड़े हैं। तो वो 2-2.5 साल से लगभग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार चीजों को समझ रहे हैं। तो उन बच्चों को तो ये पता चल ही जाएगा ना पेपर का स्तर क्या है। अगर आपको लगेगा कि यार पेपर का स्तर सर ने भी इतना पढ़ा है, हमने भी इतना पढ़ा, उसके बावजूद अगर हम 70-72 नंबर लाने में हमारे पसीने छूट रहे हैं, हमारे 65-70 नंबर लाने में पसीने छूट रहे हैं, तो आप खुद मान के चलना पेपर का लेवल उसी लेवल का है, 60-70 70-75 नंबर का। तो फिर ज्यादा नेगेटिव क्यों नहीं जाना। यानी आपको लगा कि यार पेपर हार्ड ही है, आप कितनी कोशिश कर लो आप 70 नंबर से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप खुद को देखना। ठीक है, 65-70 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको पता चल जाएगा। तो मान के चलना कि आप 5-7 क्वेश्चन से ज्यादा टिक मत लगाना फिर। ठीक है, यानी आप 70, अगर आप 65-70 के आसपास आपको पता है कि मेरे एग्जैक्टली आ रहे हैं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो 7-8 क्वेश्चन चल जाएंगे। यानी 7-8 क्वेश्चन गोले जिस पे आपको डाउट है, ऐसा नहीं कि आपने सुना ही नहीं है फिर भी उसको छेड़ ले, ऐसा नहीं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन अगर आप गोले मार भी लोगे तो अगर 3-4 गलत भी होते हैं, 3-4 सही भी होते हैं, तो आपको फायदा ही होगा। तो आप 70, 71, 72 नंबर तक पहुंच जाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपने देखा आपने पेपर, खैर ऐसा यूपीपीएससी पेपर बनाता ही नहीं है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में 75, 70, 80 नंबर ले आओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पेपर बनाएगा वो एवरेज कितना बनाएगा, 70 से 75 तक। ठीक है, जो कट ऑफ फाइनल रहेगी 70 से 75 तक का एवरेज बनाएगा, औसत कह रहा हूं मैं। अब हो सकता है कि 65 से 70 का एवरेज बना दे या 75 से 80 का एवरेज बना दे, तो जो भी है वो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कितने। तो जब आप इस अप्रोच से अपनाओगे आपको पता चला कि यार पेपर का स्तर जो है मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं 65-66 नंबर से ऊपर नहीं ला पा रहा हूं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपसे बेहतर अगर कोई कर भी रहा हो तो 5-6 नंबर ऊपर लाएगा। मतलब आप मान के चलिए जहां पे आप अटक रहे हैं आपको वहां से 5-6 नंबर ऊपर से। अब ऐसा पता लगा कोई लड़के हैं सर मेरे तो 45 ही आ रहे हैं, मुझे आपने कहा तो 5-6 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, मैं 50 करके आ गया। सर सही किया? मैं कहूंगा बहुत सही किया। अब इसमें कोई जवाब है बताओ, ये कोई कहने की बात है? मैं उनकी बात कर रहा जिसको ये लगता है कि रेगुलर टच में रहने के बाद, प्रैक्टिस सेट करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर उसका स्कोर इतना जा रहा तो कहीं ना कहीं उसको एक चीज ध्यान देनी है, उसको ये देखना है कि मैं थोड़ा सा स्लाइटली मतलब अपने आप को पुश करके हल्का सा आगे बढ़ना, 5-7 नंबर किसी भी तरीके से और गेन करूं। तो ऐसे क्वेश्चन पे वहां पे काम करना है जिसपे आपको डाउट है, जहां पे 2 ऑप्शन आपको पता है कि मेरे इन दोनों में से तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो जब पेपर आता है बच्चों, कई बार क्या होता है 4 विकल्प ABCD जो आपको दिए गए होते हैं, इसमें यह मत समझना कि आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली B आपको नहीं पता चल रहा है या C नहीं पता चल रहा है, A नहीं पता चल रहा है, D नहीं पता चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्शन को भी, ऑप्शन को भी रिमूव करने होते हैं, यानी विकल्प जो है वो रिमूव, यानी रिमूव करने के बाद सही आंसर तक पहुंचने की भी एक ट्रिक होती है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन दिए ABCD, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, आपको लगा कि यार क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, तब आप क्या स्टडी करोगे, इन 4 विकल्प का स्टडी। और ये काम कब किया जाता है, जो लास्ट का ये बचा है ना, आप लोगों की यही सबसे गंदी आदत है, यही सबसे गलत आदत है कि आप क्या करते हैं ना, पूरे पेपर में उलझे रहते हैं, आपको समझ नहीं आ पाता कि यार हम कहाँ उलझ रहे हैं, क्या उलझ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से इस अप्रोच से अपनाओगे, 50-60 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, यानी पढ़ने के साथ साथ सही टिक कर लिए, उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप ऑप्शन को रिमूवल वाला जो ऑप्शन होता है, यानी आपको पता लगा कि यार इन 4 विकल्पों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, मैं एक काम करता हूं कि इन ABCD में ये ऑप्शन चेक करता हूं कि कौन सा इसका है ही नहीं, इनको रिमूव करना है। जैसे आपको पता लगा डी तो किस जमाने की बात कर रहा, क्वेश्चन कहां का पूछा, डी तो हो ही नहीं सकता, सी तो मैंने स्टडी की थी, सी का मतलब ही नहीं है, ऐसे रिमूव करना है। और ये कब इंसान, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी छात्र हो, वो कब करता है, जब उसके पास समय बचाओ, जब उसके पास उस पेपर में दिमाग लगाने के लिए वक्त बचाओ, ब्रेन अपना खर्च करने का वक्त बचाओ, तभी वो ये सब चीजें कर सकता है, अन्यथा वो सब चीजें नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2 मिनट और सुनना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि समय की वैल्यू को समझना।
पेपर सिर्फ पढ़ने से ही नहीं निकलता। अब बताओ, अगर आपको लगता है कि पेपर सिर्फ पढ़ने से ही निकलता, क्या इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं? आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि लगभग 497 केंद्रों पे परीक्षा होगी, 1,50,000 वो बना रखे हैं उनने, क्या मतलब बच्चों के हिसाब से लगभग 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से जो सेंटर बने हैं। 1.5 लाख में से कई बच्चे स्किप कर देते हैं, कई लोग तो आते नहीं क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र में होते हैं, कई की तैयारी नहीं होती, कई लोग तो ऐसे ही भर लेते हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो मान के चले 1,15,20,000 बच्चे भी अगर एग्जाम देंगे तो 1,15,000-20,000 जो एग्जाम देने आ रहा है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसने तो तैयारी की होगी, बिना तैयारी की तो आपके सामने पेपर देने आ नहीं रहा हो। तो उतने बच्चों ने अगर तैयारी की तो उन सबका क्यों नहीं हो पाता सिलेक्शन? बताओ क्यों, मतलब वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि सिर्फ पढ़ने से ही एग्जाम निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। पढ़ने से एग्जाम निकलता है, ये एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा, लेकिन आप पढ़ाई ही करोगे उसी की वजह से एग्जाम निकलेगा, इस भ्रम में मत रहना, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना। आपने पढ़ा, आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, अब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो 2 घंटे कैसे स्पेंड करते हो? कई लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं लेकिन 2-3 बेसिक क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, मतलब बहुत हल्के क्वेश्चन। अब पता लगा कट ऑफ गई 70, वो 2-3 क्वेश्चन गलत करने की वजह से अगला बंदा अटका है 66 से 67 में। क्या वो 2-3 क्वेश्चन अगर सही कर देता, 3 क्वेश्चन सही करता, 67 में 3 जोड़ो 70, और वो 3 क्वेश्चन के चक्कर में 0.75 जो कटे हुए हैं नेगेटिव में वो मिलते, तो 70.75 मार्क्स हो जाते, ठीक है। तो वो 70 के कट ऑफ से ऊपर आ जाते। तो हमने ये भी देखना है कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं, हम पढ़ के गए हैं, वो अच्छी बात है, पढ़ना था, पिछले 1 साल 1.5 साल से आपने मेहनत की, लेकिन अब जाके क्या करने वाले हो, अब एग्जामिनेशन हॉल पे क्या होना है, इससे सिलेक्शन होगा। तो डील कैसे करना है पेपर, 3 बातें ध्यान रखना। पहला, जब स्टार्टिंग से पेपर पढ़ोगे तो पूरा पेपर मत पढ़ देना। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, जो एग्जैक्टली आ रहा है गोला लगाते रहो, इससे क्या होगा, समय बचेगा। सेकंड में क्या करना है, अपना थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद 2 मिनट सोचने के बाद ये काउंट करने के आपके एग्जैक्टली कितने आए, पेपर का एनालिसिस करना। 3 के 3 पॉइंट लिखना। पहला, बिना समय बिताए जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, उसको निकलते जाओ सॉल्व करते हुए, ठीक है। सेकंड, 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद सांसें थोड़ा सा प्रभु का नाम लेके क्या करना है, ये देखना है कि कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो गए। पेपर का एनालिसिस करना है कि यार बंदे, तूने तो इतना पढ़ा, तू तो इतने समय से पढ़ता आया है, लेकिन तेरा स्कोर क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कहां पर दिक्कत आ गई, कहां पर समस्या आई, तो तू इतना स्कोर, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि अगर तेरे 50-60 नंबर आ रहे हैं तो पेपर का स्टैंडर्ड है भाई, ठीक ठाक स्टैंडर्ड है। तो तुझे बस पुश करना है अपने आप को। अगर तूने 65 नंबर लेके आया है, 67 नंबर लेके आया है, तो 3-4-4-5 नंबर किसी भी केस में बचे हुए पेपर में निकालने हैं, तो उसके लिए समय कितना है, इतना। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल है, जहां पे आपको संदेह हो रहा है, रिमूवल का ऑप्शन अपनाना है। यानी वो कब अपनाओगे, जब समय बचा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है, कौन सा इसका विकल्प है। यानी क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता है तो 3-4 के 4 ऑप्शन की स्टडी करो। स्टडी करने का देखो कि ये क्वेश्चन, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, कौन सा बचा है। अगर आप इस तरीके से दिमाग यूज करके प्रॉपरली, अगर प्रॉपर माइंड से अगर सोच के पेपर सॉल्व करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच को भूलना मत। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।